हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैग्नेट बेंस हिंदी पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का आज हम महत्वपूर्ण सैंपल पेपर लेकर आए हैं। यह इंपॉर्टेंट सेशन इसलिए है क्योंकि आपके टर्म 2 के एग्जामिनेशंस बिल्कुल आपके सामने खड़े हैं। जाहिर सी बात है, आप सोच रहे होंगे कि हिंदी माध्यम में कोई राजनीति विज्ञान का सैंपल पेपर मिले जिसे हम देखकर समझें कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पर मैंने आपके लिए ये सैंपल पेपर डिजाइन किया है राजनीति विज्ञान का। इस पूरे सेशन में हम समझेंगे और एक मॉडल आंसर्स देखने का कोशिश करेंगे बिल्कुल उसी मार्किंग पैटर्न पर, यानी कि 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे, 6 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे। मैंने हर चैप्टर जो आपके टर्म 2 के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, 6 चैप्टर जो हैं, वो 6 चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इन सैंपल पेपर में मैंने इंक्लूड किया है। तो आइए ये इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। और ये सारी चीजें आपको मैग्नेट बेंस हिंदी पर बिल्कुल निःशुल्क मिल रही हैं, क्योंकि मैग्नेट बेंस हिंदी पर कक्षा 6 से 12 तक की सारी सुविधा, सारी हिंदी माध्यम की शिक्षा क्या है, बिल्कुल निःशुल्क है। तो इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज का बहुत मोस्ट अवेटेड और इंपॉर्टेंट सेशन। अब देखिए, आपको परीक्षा में कुछ इस तरह की चीजें दिखाई पड़ेंगी। 40 नंबर का ये पूरा पेपर होने जा रहा है आपके लिए। और इसमें क्या है, क, ख और ग कुल 3 भाग बनाए गए हैं। क में आपको 8 प्रश्न मिलेंगे जो 2 अंक के रहेंगे। ठीक है, आपके वेबसाइट सीबीएसई के वेबसाइट पर भी आपको ये पैटर्न मिल जाएगा और 50 शब्द के आसपास में आंसर देने हैं। खंड ख में आपको 3 प्रश्न मिलेंगे जिनका 4 अंक का है और उत्तर अधिकतम 100 शब्दों का होगा, यानी 2 into 8, ठीक है, और 3 into 4, यानी कि 4 मार्क के 3 क्वेश्चन। और इसके अलावा उसमें मानचित्र का भी क्वेश्चन हो सकता है, वो अलग और सैंपल पेपर्स में भी देखेंगे। खंड ग में 6 नंबर के 2 प्रश्न, यानी 2 into 6, तो कितना हो गया, 12, 16 और 12, कितना हो गया, 12, 12, 24 और 16, 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इस तरह मिलेंगे। तो परीक्षा में आपको निर्देश पढ़ने या जो इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं ये पढ़ने बड़े जरूरी हैं, इसको आप जरूर पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। अब खंड क में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न जैसे मैंने लिया है, जो ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर, भूमंडलीकरण वाला पूरा चैप्टर है, उससे ये उठाया हमने। उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? ठीक, उदारीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये सवाल इस चैप्टर में क्यों है, हम थोड़ा थोड़ा एक क्रक्स भी देखते हुए चलेंगे चैप्टर का, आपको समझ में आ जाए। जो ये चैप्टर है वो कहां, ये क्वेश्चन है भूमंडलीकरण से। ठीक है, अब भूमंडलीकरण में 3 प्रमुख चीजें की गई थी। एक, उदारीकरण, ठीक, दूसरा निजीकरण। अच्छा, भूमंडलीकरण में ही नहीं, भूमंडलीकरण के साथ भी कह सकते हैं, मतलब ये नई आर्थिक नीति थी, उसमें एक था उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। और भूमंडलीकरण इन दोनों के कारण और ज्यादा तेजी से बढ़ा था, इसलिए उसी क्रम में ये क्वेश्चन था कि उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। उदारीकरण का मतलब था जो भी स्ट्रिक्ट नियम कानून हमने अपने अर्थव्यवस्था पर, अपने देश पर लगाए थे बाहरियों के लिए, उसको ढीला करना। देश के अंदर भी कुछ ऐसे नियम कानून थे, नए फैक्ट्री बनाना, नए तरह के उद्योगों में एंट्री करना, ये सब अलाउड नहीं था, जो हमने धीरे धीरे कम किया। तो व्यापार हेतु कानूनी नियंत्रण, एक शब्द होता है रेड टेपिज्म, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं लाल फीताशाही। जब आप किसी सरकारी प्रक्रिया को बहुत क्या कर सकते हैं, बहुत जटिल बना देते हैं, तो उसको लाल फीताशाही कहते हैं। तो उदारीकरण में क्या था, व्यापार हेतु कानूनी नियंत्रण में ढील देते हुए आयात निर्यात को सरल बनाना ही उदारीकरण है। इसके अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली में छूट दी गई, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम। हमने पहले क्या किया हुआ था कि कोई भी, देखिए आजादी के समय अंग्रेजों ने हमको लूट लिया था व्यापार करके, तो हम बहुत डर गए थे। तो हमने इस तरह की पॉलिसी बनाई थी कि हमारे यहाँ कोई भी बाहर से आसानी से आके फैक्ट्री न लगा सके, कोई भी इंडस्ट्री में कोई उतर ना सके, गवर्नमेंट के कंट्रोल में सब रहे। अंग्रेजी में इसको कहा गया प्रोटेक्शनिज्म। तो हमने क्या किया, इस लाइसेंस वाली प्रणाली को ढीला कर दिया कि ठीक है, जो आप इसमें उद्योग लगाना चाहते हैं, जिस तरह से निवेश करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहा गया, उदारीकरण कहा गया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नवीन आर्थिक सुधार के 2 दोष लिखिए। अब जो हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की, जिसमें हमने भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण अपनाया, उसके 2 दोष क्या हो सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के स्थान पर निजी क्षेत्र को बढ़ावा, यानी हमने क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा बढ़ावा दिया, है ना, यानी निजीकरण को। सरकारी जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी लोक उद्यम थे, लोक वर्ग के, वो उद्यम क्या हो गए, वो कम पड़ने लगे। आधारभूत उद्योगों की उपेक्षा, यानी ऐसे उद्योग जिनसे दूसरे उद्योग लगाए जा सकें। आधारभूत उद्योग क्या होते हैं, जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, तो वो दूसरे मशीनें वाली इंडस्ट्रीज के लिए अपना रॉ मटेरियल बन जाती है। ऐसे इंडस्ट्रीज को छोड़ के हम सेवा क्षेत्र के इंडस्ट्रीज में ज्यादा जाने लगे।
उपभोक्ता वस्तु उद्योगों को महत्व, यानी कि ये आधारभूत उद्योग कम बनाए गए, जो लोगों को यूज करने वाली चीजें हैं उन उद्योगों को ज्यादा यूज किया गया, तो इसलिए हमारा विनिर्माण क्षेत्र थोड़ा डगमगा गया। तो ये दो दोष आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भूमंडलीकरण के 3 लाभ बताइए। तो 3 लाभ कौन कौन से हो सकते हैं? सभी चैप्टर को मैंने कवर किया, डोंट वरी, शुरू में इस चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं। तो भूमंडलीकरण के 3 लाभ क्या है? तकनीकी विकास, जिसको क्या कहते हैं? टेक्निकल डेवलपमेंट। हमने क्या किया, पूरी दुनिया से अपना आदान प्रदान, आयात निर्यात, व्यवहार, ये सारा चीज शुरू किया। तो जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, वो पहले हमारे यहाँ नहीं थी, धीरे धीरे जैसे हमने भूमंडलीकरण किया तो हम उसको अपने यहाँ ले आए। इसके अलावा बहुत सारे तकनीक हैं जो शेयर हुए और ये तकनीकी विकास हुआ। विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय, यानी हमारा जो कोऑपरेशन है वो पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था से बनने लगा। 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO बना, ये उसके उसी समय की आसपास की कहानी भी है, उसमें भी हम जुड़े। पूरी दुनिया से जब हम व्यापार करने की अनुमति दे रहे थे तो पूरी दुनिया भी हमको दे रही थी, तो हमारा कोऑर्डिनेशन पूरी दुनिया से बन रहा था। तीसरा, ज्ञान में वृद्धि और समानता की भावना में विकास, हमारा इंटेलेक्चुअल नॉलेज और बढ़ रहा था। जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ के बच्चे दूसरे जगह जाके पढ़ने लगे, वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ने लगे, यहाँ के डॉक्टर्स बाहर जाके ट्रेनिंग लेने लगे, तो जो यहाँ के इंजीनियर्स बाहर काम करने लगे, वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ आई, तो ओवरऑल जो ज्ञान है उसमें वृद्धि हुई। और आप कह सकते हैं कि इक्वालिटी पूरी दुनिया में भी हमारी बराबरी की भावना बनने लगी। तो ये भूमंडलीकरण के महत्वपूर्ण लाभ है। ठीक है, आगे देखते हैं। वैश्वीकरण की 4 विशेषताएं बताइए। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हालांकि ये 50 वर्ड्स में लिखना है, लेकिन मैंने इसमें एक पॉइंट्स करके छोटे में, वेरी शॉर्ट में इसको पूछ लिया है, तो इससे आपका एक रिवीजन भी होता चलेगा। तो वैश्वीकरण से, अच्छा देखिए, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 50 वर्ड्स में लिखने हैं, तो आप 60-65 तक जा सकते हैं। ठीक है, 60 तक भी जा सकते हैं, 65 तक भी जा सकते हैं अगर वो कंक्लूड कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, वैश्वीकरण से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्रियाकलाप तीव्र हो जाते हैं। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्टिविटीज है जिसको कहा जाता है, यानी लेन देन, बैंकिंग एक्टिविटीज है ना, आयात निर्यात की एक्टिविटीज, ये सब तेज हो जाती हैं। व्यापार में तेजी से विकास होने की वजह से बहुराष्ट्रीय निगम, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टी नेशनल कंपनी, महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, ध्यान रखिए। अक्सर आप लोग सुन लेते होंगे MNCs, ये यही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? एक जगह से दूसरे जगह लगने लगती हैं। चाइना की, अमेरिका की कंपनी भारत में लगेगी, भारत की कंपनी कहीं और लगेगी। ये कैसे हो सकता है? भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत होने की वजह से भौगोलिक और राजनीतिक गतिरोध समाप्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि हम किसी देश के साथ व्यापार नहीं करेंगे, तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान जो अगल बगल है, सब जगह बॉर्डर लग जाएंगे। हालांकि वैसे भी राजनीतिक संबंध खराब है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए, जैसे बेस्ट एग्जांपल यूरोपियन यूनियन को लीजिए। पूरी दुनिया एक साथ इंटीग्रेट या एकीकृत हो गई, तो यूरोपियन यूनियन में जो भी 26-27 देश थे, 28 देश, उन्होंने मिलकर बोला कि हमारे यहाँ कोई भौगोलिक बाधा नहीं रहेगी, कोई भी कहीं भी इजीली आ सकता है, जा सकता है, बिना पासपोर्ट के व्यापार कर सकता है, इजीली ट्रेड को बढ़ा सकता है। तो सब वैश्वीकरण का क्या है? उदाहरण है, फायदा है। वैश्वीकरण की एक विशेषता है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार का प्रादुर्भाव होता है, इंटरनेशनल मार्केट जिसको बोलते हैं बनने लगता है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। आज पूरी दुनिया 2-3 चीजें जो आप वैश्विक ग्राम की बात करते हैं, है ना, वैश्विक ग्राम, ठीक, या अंतर्राष्ट्रीय बाजार, ये सारी चीजें कैसे संभव हो सकी हैं? ये सारी चीजें संभव हुई हैं किससे? भूमंडलीकरण के कारण। तो इंटरनेशनल मार्केट एक बन जाता है। ठीक, अगला सवाल, नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए? ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको आप ध्यान रखेंगे। इसको देखते हैं थोड़ा सा, ये भी 2 पॉइंट्स में कर दिया मैंने। तो नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था। अब देखिए, इसमें 1+1 में पूछ देते हैं कई बार, तो 1 नंबर में 1 पॉइंट, 1 नंबर में 2 पॉइंट। ठीक, नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था, फिर आधुनिक काल में कई सालों तक यह संवैधानिक राजतंत्र रहा। संवैधानिक राजतंत्र को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहां पर राजा का शासन तो चले पर संविधान से चले। संवैधानिक राजतंत्र के तौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टी और आम जनता एक ज्यादा खुले और उत्तरदायी शासन पर नियंत्रण कर लिया और नेपाल में लोकतंत्र की राह अवरुद्ध हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ? राजा का ही शासन चल रहा था, लोकतंत्र हो नहीं पा रहा था। आखिरकार लोकतंत्र समर्थक मजबूत आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में एक लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली, लेकिन नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा है और समस्याओं से भरा रहा। तो इसमें एक चीज आप समझ लीजिए कि नेपाल में लोकतंत्र की बहाली कैसे हुई? पहले राजा का पूरा आधिपत्य था। 1990 में राजा ने मान लिया कि ठीक है, हम लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, वहां संविधान बनने लगा। बीच में फिर रुका, लेकिन इन्हीं जन आंदोलनों की वजह से 2006 में उन्होंने क्या किया? अपने लोकतंत्र को बहाल कर लिया। 1 पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, 2006 वाला। ठीक है, वेरी शॉर्ट में है ये संवैधानिक। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपके में जो है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस के नाम से जुड़ा हुआ है इस बार टर्म 2 में, वहां से एक क्वेश्चन आ गया, संवैधानिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या है?
तो भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित देश है और इसमें जनता ही सर्वोच्च होती है। जब शासक वर्ग जनादेश का निरादर करता है और संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत शासन चलाता है तो संवैधानिक व्यवस्था का संकट हो जाता है। यानी जो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन से चलने के लिए देश में नियम बनाए गए हैं, अगर उन नियमों को उल्टा करके या उन नियमों को ताक पे रखकर हम चलाएंगे शासन को, तो उसको संवैधानिक संकट कहा जाता है। जैसे 1975 का क्या आपातकाल, ठीक। तो इस आपातकाल में हम क्या देखते हैं कि इस आपातकाल में संवैधानिक व्यवस्थाओं में बहुत बड़ा संकट आया। संवैधानिक जो अनुच्छेद 352 है आपातकाल से रिलेटेड भारत संविधान 352, तो पहले इसमें लिखा हुआ था कि भाई कोई आंतरिक गड़बड़ी पर हम आपातकाल लगा सकते हैं। अब आंतरिक गड़बड़ी में आप कुछ भी कह दीजिए, आपके खिलाफ माहौल बन गया तो आप कह दीजिए आंतरिक गड़बड़ी है, तो इसका दुरुपयोग हुआ। बाद में संशोधन करके उसमें क्या डाला गया, आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि शस्त्र के आधार पर कोई विद्रोह होगा तभी आप लगा सकते हैं। तो जब भी संवैधानिक व्यवस्थाओं के विपरीत सरकार चलने लगे तो उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट कहते हैं। आपातकाल किन परिस्थितियों में लगाई जाती है? तो आमतौर पर आपातकाल युद्ध और आक्रमण अथवा प्राकृतिक आपदा, आर्थिक संकट और संवैधानिक विफलता आदि की स्थिति में लगाई जाती है। देखिए, भारत के संविधान में 3 अनुच्छेद हैं, 352, 356, 360, ठीक। ये जो 352 वाला अनुच्छेद है, ये राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रीय आपात स्थिति। ये जो 356 है, ये राज्यों में, एक या एक से अधिक राज्यों में लगाया जा सकता है। कब? जब कोई संवैधानिक विफलता हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर हो जाए। मान लीजिए किसी राज्य में कोई सरकार है, उसके पास बहुमति नहीं है या वो सरकार ठीक से नहीं चला पा रही है, तो उस वहां की विधानसभा को या सरकार को भंग कर दिया जाएगा। 360 जो होता है, ये वित्तीय आपातकाल होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। हालांकि भारत में आज तक लगाया नहीं गया है, ठीक। कई देशों में लगाया है, श्रीलंका में आप आजकल देख सकते हैं, वहां फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही है। तो राष्ट्रीय आपातकाल ये 3 अनुच्छेदों के तहत लगाया जाता है। कब कब? जब कोई युद्ध या आक्रमण, ये सब 352 में लगेगा, या प्राकृतिक आपदा, आर्थिक संगठन, या इसमें शस्त्र के साथ कोई आंदोलन हो जाए, है ना। इन 1975 में भारत में अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर आपातकाल लगाया गया था। वहां एक शब्द यूज किया गया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये पहले संविधान में वर्ड था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, लेकिन इसको अब हटा दिया गया है, अब आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया है, डिस्टर्बेंसेस। इसी आधार पर, यानी आर्थिक गड़बड़ी के आधार पर वो लगाया गया था, जो 1975 में लगाया गया था। ठीक है जी, चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? एक बहुत फेमस व्यक्ति जिनको हम किस नाम से जानते हैं? लोकनायक। लोकनायक, लोकनायक के नाम से जानते हैं, और इनका नाम था जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने दिया। संपूर्ण क्रांति के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, जिससे लोकतंत्र की स्थापना हो सके। यह संपूर्ण क्रांति था। तो उन्होंने पहले छात्र आंदोलन चलाया, छात्र आंदोलन के बाद पूरे देश में इन्होंने संपूर्ण क्रांति चलाया, और ये माना कि पूरे देश में राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक परिवर्तन भी होने चाहिए, और ये संपूर्ण क्रांति है। इससे रिलेटेड सारे चैप्टर्स मैंने टर्म 2 के कंप्लीट करा दिए, आप प्लेलिस्ट में जरूर देख लेंगे एक बार पूरे डिटेल को। ठीक है, चलिए अब आते हैं खंड ख, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है थोड़े। आर्थिक उदारीकरण के पक्ष में तर्क दीजिए, या आर्थिक उदारीकरण के पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, आर्थिक उदारीकरण उद्योग एवं व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त कराकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाते हैं। 1990 के आसपास की स्थिति वही थी, अनावश्यक तरह के प्रतिबंध थे, किसी को निवेश करने का अधिकार नहीं था। कई इंडस्ट्रीज को, 2-4-5 इंडस्ट्रीज को छोड़कर सबको प्रतिबंध लगा रखा था कि केवल सरकार चलाएगी। जब इन प्रतिबंधों से मुक्त कराएंगे तो उससे क्या होता है? आर्थिक उदारीकरण कहा जाता है। ठीक, इसके पक्ष विपक्ष के तर्क देख लीजिए। पक्ष के तर्क, इससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी। फॉरेन एक्सचेंज कब बढ़ेगा? जब कोई बाहर का व्यक्ति आपके यहाँ निवेश करेगा, जब आपके यहाँ से चीजें एक्सपोर्ट की जाएंगी यानी निर्यात की जाएंगी, तो बाहर का पैसा मिलेगा। तो ये जब तक आप इन प्रतिबंधों को नहीं हटाएंगे कैसे होगा? कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। निर्यात यानी एक्सपोर्ट में वृद्धि होती है, और ये निर्यात की वृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेशी विनियोग में वृद्धि होती है, यानी जो फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, फॉरेन जो ट्रेड होता है भी बढ़ता है। खरीदारी के अवसर में वृद्धि होती है, उपभोक्ताओं को सस्ती और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की खरीद का अवसर मिलता है। कुल मिलाकर प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है। पहले क्या था कि ये बाहर से चीजें नहीं आती थी, तो जो चीजें आपको देश में मिलेंगी, जिस दाम पर मिलेंगी, जो बनाया जाएगा, उसी पर आपको आश्रित रहना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आर्थिक उदारीकरण के बाद ये चीजें ठीक हो गई हैं। विपक्ष में देखिए, तो उदारीकरण से प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलता है, जिससे वस्तुओं का स्तर गिर जाता है। ठीक, एक ही चीज दिखाई पड़ती है कि भाई लोग क्या करते हैं, कम से कम दाम पर बेचने के चक्कर में क्वालिटी को गिरा देते हैं।
देसी व्यापार को खतरा उत्पन्न होता है। लोगों को लगता है कि भाई बाहर से सस्ती चीजें बन के आ रही हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे पहले कोका कोला आई तो भारत में जो यहाँ की देसी कंपनियां जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाती थी वो उनके सामने टिक नहीं पाई। आज भी रिटेल इंडस्ट्री में, या आप कह सकते हैं खुदरा व्यापार में, बड़ी बड़ी जैसे वॉलमार्ट जैसी कंपनियां हैं उसको भारत में आने से रोका जाता है क्योंकि यहाँ के छोटे छोटे व्यापार खत्म हो जाएंगे। तो ये होता है। आयात शुल्क में कटौती से देसी वस्तुएं जो अच्छी स्तर की हैं उनका मूल्य गिर जाता है और देसी व्यापारियों को हानि होती है। तो हम जो इंपोर्ट ड्यूटी, बाहर से कोई चीज मंगाने पे जो टैक्स लगाते हैं, अगर वो कम करेंगे तो फिर वो देसी वस्तुओं के लिए नुकसानदेह हो जाती है। ठीक है, तो ये आर्थिक उदारीकरण के पक्ष या विपक्ष का अंतर था। ठीक है, अगला प्रश्न, तो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन, अगले प्रश्न देखते हैं। जनता पार्टी ने अब पार्टी सिस्टम, पार्टी और पार्टी प्रणाली वाले आपके सिलेबस में जुड़ा है, वहां से क्वेश्चन है। जनता पार्टी ने 1977 में अच्छा नहीं, ये आयोग वाला है तो ये आपको डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस से ही आएगा, इमरजेंसी वाला है। आयोग को नियुक्त किया था। इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई, क्या निष्कर्ष थे, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आयोग के निष्कर्ष क्या थे? आयोग का गठन 25 जून 1975 के दिन घोषित आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई तथा सत्ता के दुरुपयोग, अतिचार और कदाचार के विभिन्न आरोपों के पहलुओं की जांच के लिए किया गया था। यानी जब आपको मैंने चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि 75 की इमरजेंसी के बाद इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद यहां पर एक जिसको कहा जाता है कि शाह आयोग एक बनाया गया। इस शाह आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई कि जो गलतियां की गई इमरजेंसी में उसका आप जांच करिए। आयोग ने विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों की जांच की और हजारों गवाहों के बयान दर्ज किए। गवाहों में इंदिरा गांधी भी शामिल थी। वे आयोग के सामने उपस्थित हुई लेकिन उन्होंने आयोग के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। तो इस शाह आयोग का यह काम था कि उनको इसका जांच करना था। शाह आयोग ने अपनी जांच के दौरान पाया कि इस अवधि में बहुत सारी अति हुई। भारत सरकार ने आयोग द्वारा प्रस्तुत 2 अंतरिम रिपोर्ट और तीसरी अंतिम रिपोर्ट की सिफारिश, पर्यवेक्षण और निष्कर्ष को स्वीकार किया। यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में विचार के लिए रख दी गई। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट था, इसलिए क्वेश्चन आपको सामने आया है। अब देखिए 4 नंबर में आपसे सत्य असत्य नहीं पूछेगा, लेकिन मैं 4 नंबर की कैटेगरी में मैंने एक बड़ा क्वेश्चन आपके लिए रखा है जिससे आपका एक ओवरऑल रिवीजन हो जाए। ठीक, ध्यान रखिए 50 वर्ड 100 वर्ड का आंसर लिखने के लिए आएगा, लेकिन मैंने एक सत्य असत्य का पॉइंट लिखा है, 4 नंबर में डाल दिया है। इतना आप ध्यान रखिए कि 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक, ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए सैंपल पेपर के माध्यम से। ठीक है, फिर बता देता हूं आपकी चीज। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। गठबंधन सरकार साझा न्यूनतम, अब गठबंधन वाला क्वेश्चन कहां से आ गया? आपका जो न्यू ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिक्स है, यानी भारतीय राजनीति में नए ट्रेंड जो विकसित हुए हैं, वहां से आया है। तो गठबंधन सरकार साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर काम करती है, क्या यह सत्य है असत्य? देखते हैं। गठबंधन सरकार का सदस्य प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना गठबंधन से अलग नहीं होता, देखते हैं। कांग्रेस के कमजोर होने के कारण क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व प्रारंभ हुआ, पार्टी सिस्टम वाला क्वेश्चन आ गया, देखते हैं। गठबंधन सरकार से लोकतंत्र और देश मजबूत होता है, कैसे? ये तो गलत है। यूपीए के चेयरमैन अमित शाह हैं। यूपीए क्या है? यूनाइटेड प्रोविंशियल अलायंस, है ना, सॉरी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, है ना, इसको कहते हैं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसको कहते हैं, ये कांग्रेस का गठबंधन है, तो अमित शाह कैसे हो जाएंगे? गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति मजबूत होती है, नहीं। गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। वीपी सिंह ने, नहीं वो तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी। वीपी मंडल ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। ठीक बात। तो पहला क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार का साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर काम करती है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ठीक है। और क्या गठबंधन सरकार क्या होती है? कई दल जब एक साथ मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसको गठबंधन सरकार या कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो वो अपने लिए एक कार्यक्रम बना लेते हैं कि हम इसी अनुसार काम करेंगे। तो ये पहला स्टेटमेंट एकदम सत्य है। ठीक है, गठबंधन सरकार का सदस्य प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना गठबंधन से अलग नहीं हो सकता, ये गलत है। भाई कोई पार्टी सपोर्ट कर रही है, बोलेगी हम नहीं करेंगे, हट भी सकती है प्रधानमंत्री से पूछे बिना। कांग्रेस के कमजोर होने के कारण क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व प्रारंभ हुआ, बिल्कुल ठीक बात, सही है। गठबंधन सरकार से लोकतंत्र और देश मजबूत होता है, असत्य स्टेटमेंट है, क्योंकि गठबंधन सरकारें जब रहेंगी तो अलग अलग पार्टियां उनको ब्लैकमेल करेंगी कि मेरी बात मानिए, मेरी बात मानिए। यूपीए के चेयरमैन अमित शाह हैं, यह भी असत्य स्टेटमेंट है। गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति मजबूत होती है, यह भी असत्य स्टेटमेंट है, क्योंकि यूपीए के चेयरमैन तो सोनिया गांधी हैं और गठबंधन सरकार से प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर होती है। गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, गलत बात है, जनता पार्टी वाली पहला था। बीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, यह सत्य है। ठीक, तो ये ध्यान रखिए, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है तो मैंने ये रख लिया है आधा आधा मार्क्स के हिसाब से। सत्य सत्य पूछे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पे, जो खंड ग है, इसमें 2 आपको दीर्घ उत्तर 6-6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे।
तो पहला मैंने ले लिया पार्टी पार्टी सिस्टम के हिसाब से, वन पार्टी सिस्टम वाला, कांग्रेस प्रणाली और चुनौतियां, ये सारे है ना एक साथ मिला के एक पूरा आपका बना दिया गया सिलेबस, वहां से एक क्वेश्चन है। चौथा लोकसभा चुनाव 1967 से भारतीय राजनीति में नई प्रवृत्ति का उदय हुआ, स्पष्ट कीजिए। 1967 से पहले जो चुनाव हुए, यानी 51 में, 56 में, 62 में, ये सारे जो इलेक्शंस हो रहे थे, उन इलेक्शंस में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि कांग्रेस का पूरी तरह से क्या था, वर्चस्व बना हुआ था, वो कांग्रेस हावी थी। लेकिन 67 के चुनाव के बाद क्या हुआ, कांग्रेस की यहां सीटें बहुत कम हो गई और वहां से फिर दूसरे दलों का प्रादुर्भाव शुरू हुआ। 1967 में चौथा आम चुनाव हुआ। यह चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महत्व रखता था, क्योंकि इस चुनाव में नेहरू जैसा सर्वमान्य व्यक्ति था नहीं। नेहरू और जो लाल बहादुर शास्त्री थे, उनके बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था। तो सर्वमान और चमत्कारी व्यक्तित्व का राष्ट्रीय नेता नहीं था। इंदिरा गांधी ने इस चुनाव में अपनी क्षमता प्रदर्शित की। कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाने में सफल रही, परंतु राज्यों में उसकी स्थिति में परिवर्तन आया और पहले की तुलना में कांग्रेस राज्यों में कमजोर रही। 1967 के चुनाव के बाद जो परिवर्तन हुए, उनको निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। क्या क्या बिंदु है भाई, ये समझ लीजिए क्या क्या परिवर्तन हो गए। एक तो गैर कांग्रेसवाद शुरू हो गया। लोगों को पहली बार लगा कि कांग्रेस को हराया जा सकता है। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने सर्वप्रथम गैर कांग्रेसवाद की बात की। इनका कहना था कि कांग्रेस गरीबों की हितैषी नहीं है, फिर भी वह सत्ता में इस कारण से विद्यमान है क्योंकि विपक्षी दलों का मत विभाजित हो जाता है। अतः सभी दल जिनकी विचारधाराएं एक समान थी, राज्यों में सीटों के मामले में एक मंच पर आ गए और इसे गैर कांग्रेसवाद कहा गया। तो जितने छोटे छोटे दल थे उस समय, छोटा सा स्वराज पार्टी था, समाजवादी पार्टी, है ना, इस तरह के जो छोटे छोटे दल थे, उन्होंने क्या कर दिया, एक साथ आने का, जनसंघ था, एक साथ आने का निर्णय लिया। कम्युनिस्ट पार्टी हालांकि कुछ दिन तक अलग रही। तो इन छोटे छोटे पार्टियों ने एक साथ मिलकर आकर सरकार बनाने का निर्णय लिया। राज्यों में क्षेत्रीय दल का उदय हो गया। छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां दलों का गठन किया जो कांग्रेस के प्रभाव को कम कर दिया। जैसे डीएमके था जो तमिलनाडु में, द्रविड़ मुन्ने कड़गम जिसको कहते हैं, आज भी सरकार है तमिलनाडु में उनकी। अकाली दल पंजाब में, भारतीय क्रांति दल, ये सारे महत्वपूर्ण दल उभर के सामने आए। ठीक है, दल बदल की प्रवृत्ति का उदय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, दल बदल की प्रवृत्ति इसको क्या बोलते हैं, आज आया राम गया राम का नाम इसको दिया गया। यानी उसमें क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए जीत कर किसी एक दल के, एक पार्टी के सिंबल पर आए हैं, छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए। तो राज्यों में दल बदल की प्रवृत्ति ने व्यापक रूप ले लिया। दल बदल उसे कहा जाता है जिसमें कोई प्रत्याशी किसी एक दल के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ता है और विजयी होने के बाद दूसरी पार्टी में चला जाता है। 1967 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस के अनेक नेताओं ने दल बदल करके हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में अपनी सरकार बनाई। भारतीय राजनीति में आया राम गया राम, वही जिसकी चर्चा मैं कर रहा था। तो कहावत आया राम गया राम सांसदों द्वारा अपनी पार्टी को बार बार बदलना कहलाता है, जिसका दुरुपयोग हरियाणा के सांसद गयालाल ने 1967 में किया था। बाद में दल बदल रोकने हेतु संविधान में संशोधन किए गए। तो उसके बाद हमने एक नया कानून बताया, दल बदल विरोधी कानून, अंग्रेजी में कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। इस दल बदल को अंग्रेजी में कहा जाता है एंटी डिफेक्शन, और इसके लिए हमने डिफेक्शन कहा जाता है, और उसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया और एक 10th शेड्यूल में इसको डाल दिया भारत संविधान के। ठीक है, तो अब जो है अगर आप चुनाव जीतने के बाद दूसरे पार्टी में जाते हैं तो आपकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। ठीक है जी, चलिए, तो एक तो ये चीज 67 के चुनाव के बाद आई। और फिर बाद में क्या हुआ, गठबंधन का उदय, यानी कोलिशन गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट, इसका उदय हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जब छोटी छोटी कई सारे राजनीतिक दल आ गए तो एक साथ बहुमत ना भी आए तो मिलजुल के सरकारें बना ले गए। और पहला ऐसा उदाहरण हमने देखा 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी। ठीक है, 1967 के चुनाव से भारतीय राजनीति में गठबंधन की प्रवृत्ति का उदय हुआ। तो ये एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था 6 नंबर का, जिसको हमने देखा। आखिरी प्रश्न है कि गठबंधन की राजनीति के भारतीय राजनीति पर क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है, सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि आपको कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। देखिए, गठबंधन की राजनीति में क्या होता है कि ब्लैकमेलिंग ज्यादा होती है। अगर 4 दल एक साथ मिलकर आएंगे तो वो अपनी बात मनवाने पर अड़े रहेंगे। ठीक, गठबंधन की राजनीति के भारतीय राजनीति पर निम्नलिखित प्रभाव नकारात्मक है। एक तो कमजोर सरकार होगी, जो फैसला वो लेना चाहे मजबूती से नहीं ले पाएगी क्योंकि सबका सुनना पड़ेगा। गठबंधन की सरकार कमजोर होती है, वो मजबूती से निर्णय लेने में असमर्थ होती है, चाहे वैदेशिक क्षेत्र से संबंधित निर्णय हो या आंतरिक निर्णय। तो अगर फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कोई निर्णय लेने से, आप ध्यान से अगर याद करिए, या आपने पढ़ा होगा कि मनमोहन सिंह जैसे 2004 के जीतने के बाद वो न्यूक्लियर डील करना चाहते थे अमेरिका से, बहुत सारे उनके साथ की जो पार्टियां थी उसमें सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने किया था। तो जो इंटरनल निर्णय होते हैं उसमें भी इनको समझौता करना पड़ता है और बाहरी निर्णय में भी। सरकार का स्पष्ट नीति से कार्य न कर पाना। मैंने आपको बताया था कि गठबंधन की सरकारें किससे चलती हैं, न्यूनतम साझा कार्यक्रम यानी मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से चलती हैं।
तो अब जो ये सरकारें होती हैं ये स्पष्ट नीति से काम नहीं कर पाती हैं। क्यों नहीं कर पाती हैं? कभी इस पार्टी की सुननी पड़ती है, कभी उस पार्टी की सुननी पड़ती है। गठबंधन में अलग अलग विचारधारा और सिद्धांतों के राजनीतिक दल शामिल होते हैं। सभी दल अपनी नीति को सरकार की नीति बनाना चाहते हैं। परिणाम यह होता है कि सरकार कोई स्पष्ट नीति निर्धारित नहीं कर पाती, जिसका प्रभाव सरकार के कार्यों पर पड़ता है। फिर सरकार में स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी जिसको कहते हैं। भाई मान लीजिए 4 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई है, वो बोलेंगे हम आज समर्थन ले लेंगे, सरकार गिर जाएगी, फिर क्या करोगे? तो पक्का नहीं होता कितने दिन सरकार चलेगी। गठबंधन की सरकार में स्थायित्व का अभाव रहता है। गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल सरकार पर अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाव डालते रहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है गठबंधन में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव। क्षेत्रीय दलों का गठबंधनों पर प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जो राष्ट्रीय हितों की बजाय क्षेत्रीय हितों की बात करते हैं। तो मान लीजिए किसी एक स्टेट से छोटी सी पार्टी आई है, तो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या निर्णय लेने चाहिए, उससे मतलब नहीं है। वो केवल अपने कास्ट या अपने जो एजेंडा की पॉलिटिक्स होती है उसी पर वो ज्यादा ध्यान देगी, और वो फिर राष्ट्रीय हितों का उससे नुकसान हो जाता है। फिर राष्ट्रीय एकता को नुकसान होता है। कोई दल कहता है हम जिस क्षेत्र के हैं उसके लिए काम करो, कोई कहता है हम जिस क्षेत्र के हैं उसके लिए काम करो। गठबंधन में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ जाने के कारण क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्र के हितों को पूरा करने में बल देते हैं। प्रधानमंत्री भी सरकार को बनाए रखने के लिए उनके दबाव में आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय एकता का हनन होता है। सुदृढ़ विदेश नीति का अभाव। कोई जो पार्टी उनके साथ मिली है, कोई कहती है हमें इस देश के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए, कोई कहता है नहीं रखने चाहिए, डमाडोल होती है। गठबंधन सरकार में विदेशी नीति के मामले में देश की स्थिति कमजोर रहती है। प्रधानमंत्री सहयोगी दलों के दबाव में रहता है। उसे विदेशों में किए जाने वाले समझौते तथा संधियों में सहयोगी दलों की सलाह लेनी पड़ती है, और विदेशों के सामने हमारी स्थिति कमजोर हो जाती है। तो ये वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो हमको गठबंधन की सरकारों में मुश्किल में डालते हैं। प्रधानमंत्री की भूमिका में सीमितता। प्रधानमंत्री ऐसा के पास पावर है कि किसी को मंत्री रखे, हटा दे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दल उनको मजबूर करते हैं कि हमारे आदमी को मंत्री बनाओ, हमारे ये करो। गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद में सम्मिलित अपने और अन्य दलों के सदस्यों पर पूरा नियंत्रण नहीं कर पाता, वो ऑर्डर नहीं दे पाता, तो कहेंगे हम सरकार गिरा देंगे। सरकार में सम्मिलित मंत्री अपने दल के नेतृत्व के निर्देशों का पालन करते हैं। अब सरकार में जो मंत्री रहेंगे वो पहले प्रधानमंत्री की बात में सुनेंगे, जिस पार्टी से आए रहेंगे उसकी बात पहले सुनेंगे। प्रधानमंत्री अपनी कमजोर भूमिका के कारण अनिर्णय की स्थिति में रहता है, निर्णय ठीक से नहीं ले पाता। कुछ और नकारात्मक प्रभाव हैं, जैसे विभिन्न मंत्रालय और विभागों में तालमेल का अभाव पाया जाएगा। कुछ मंत्रालय होंगे जो एक पार्टी वालों के पास होंगे, कुछ मंत्रालय दूसरे पार्टी वालों के पास होंगे, उनमें सही से मैच नहीं हो पाएगा, सही से एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पाएंगे, तो ये समस्या देखी जाती है। तो ये जो गठबंधन सरकार या कोलिशन गवर्नमेंट होती है, इसमें ये सारी कमियां बड़ी प्रमुख रूप से पाई जाती हैं, बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं, जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। गठबंधन से छोटे राजनीतिक दलों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। अधिक राजनीतिक दलों का निर्माण स्थायी सरकार के निर्माण में बाधा है। जाहिर सी बात है, ज्यादा अगर दल रहेंगे तो उसमें स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाती है। इसमें प्रधानमंत्री का अपने मंत्रिपरिषद में शामिल अपने और अन्य दलों के सदस्यों पर पूरा प्रभावशाली नियंत्रण नहीं रह पाता। ठीक, तो इसकी चर्चा हमने की। प्रधानमंत्री को क्या होता है, अपना कैबिनेट और मंत्रालय चुनने का अनुमति है और उसी को अपने अंडर काम कराने का पूरा उसके पास अधिकार है। लेकिन अगर कई दल साथ में मिलकर वो देश सरकार चलाएंगे तो प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल करते रहते हैं। ठीक है, तो ये वो महत्वपूर्ण हमने 3 खंडों में सारे सैंपल पेपर को देखा है। इस तरह से 2-2 नंबर के प्रश्न, 4-4 नंबर के प्रश्न और 6-6 नंबर के प्रश्न आपको मिलने वाले एग्जामिनेशंस में। खूब मन लगा के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, इसी पैटर्न पर एग्जामिनेशन की तैयारी करिए, और भी महत्वपूर्ण सैंपल पेपर हम आप तक लेकर आते रहेंगे। कोई कंफ्यूजन या किसी तरह की आप अलग तरह का अगर कोई आपकी डिमांड हो या परीक्षा से संबंधित जो भी आप बेहतरीन जानकारी जानना चाह रहे हैं, सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेट बेंस हिंदी पर बिल्कुल कक्षा 6 से 12 तक की निःशुल्क शिक्षा है, आप जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।